हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम लोग फिर से आ गए हैं लेक्चर नंबर सेकेंड और अभी हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, क्लास 12th बायोलॉजी। तो गाइज आप लोग को आगे देखिए, जैसे अभी हम लोग को डिजीज़ पढ़ना है तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। कुछ चीज़ें जैसे टाइफाइड हो गई, निमोनिया हो गई, इनके कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, बैक्टीरियल कौन सा बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ है, कौन सा वायरस से होने वाला डिजीज़ है, वगैरह 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 बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में। कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन वेलफेयर, कह सकते हैं कि ह्यूमन के अंदर कौन कौन से डिजीजेस हो रहे हैं। तो चलिए गाइज हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। और उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है गाइज कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नए वीडियो जो अपलोड हो रहे हैं वो सारे मिलते रहें, लगातार आपको अपडेट हो मिलते रहें जो कुछ भी होने वाला है। तो गाइस चलिए हम लोग अपने लेक्चर को आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है कॉमन डिजीज इन ह्यूमन। तो हम देख रहे हैं कि हमारे इन आवर सराउंडिंग वी सी दैट there is many disease that are mainly caused by bacteria, virus, fungi, protozoans, helminthes, could be caused in human. तो सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पैथोजन। जैसे कि आप यहाँ लिखा होगा बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआंस, हेलमिंथेस, इट्स कुड कॉज डिजीज इन ह्यूमन। सच डिजीज कॉज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजन्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पैथोजन क्या है तो आप क्या बताओगे, व्हाट इज पैथोजन। तो आप क्या बताओगे कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पैथोजन। ठीक है, तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन कह रहे हैं। और ये जनरली पैथोजन्स कौन हो सकते हैं, बैक्टीरियाज हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, और फंजाई हो सकता है, प्रोटोजोआंस हो सकते हैं, हेलमिंथीज हो सकते हैं, हाँ, और भी ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। तो देखिए कि अगर हम बात करें जैसे पैरासाइट, तो पैरासाइट में हम क्या देखते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो कि होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो। अब वो चाहे इनसाइड द होस्ट हो रहते हो या ऑन साइड द होस्ट रहते हो, यानी कि होस्ट के बॉडी के अंदर लिविंग हो या फिर रहते हो, या फिर होस्ट के बॉडी के बाहर रहते हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ से हमको पैरासाइटिक कंडीशन में हमको केवल और केवल लॉस ही होता है, कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। जैसे अमरबेल वाली कंडीशन हो। पैरासाइट आर देयर फॉर पैथोजन एज दे कॉज हार्म टू होस्ट बाई लिविंग इन और ऑन देम। तो इसका मतलब क्या है कि पैथोजन्स पैरासाइट्स जो है हमारे पास, वो ऐसे पैथोजन्स हैं जो कि चाहे इन साइड बॉडी रहते हैं या ऑन साइड द बॉडी रहते हैं, उससे हॉस्ट को क्या होता है, नुकसान होता है। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो वो भी एक टाइप का पैरासाइट्स जो हैं वो पैथोजेंस का ही काम करते हैं। अगेन तो देखिए अभी ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, डिजीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें, इससे होना क्या है, इससे प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए डिजीज़ वगैरह से प्रॉब्लम ये है कि इससे हमारी जो नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल बॉडी फंक्शन होता है, ये तो डिस्टर्ब होता ही है। साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर में मतलब मॉर्फोलॉजी कई बार जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार टाइफाइड की कंडीशन में परफोरेशन इन इंटेस्टाइन हो जाता है, तो वहाँ पे मॉर्फोलॉजी गड़बड़ा गई, इंटेस्टाइन की मॉर्फोलॉजी में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ऐसी जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, तो ये सारी कई चीज़ें हमारे साथ डिजीज़ के अंदर होती हैं। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो क्या है कि डिजीज़ मे बी रिजल्ट इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज, ये हमको डैमेज पहुंचा सकती है मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली भी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो सबसे पहले हमको बात करना है दैट इज़ टाइफाइड फीवर, जो कि बहुत इन्फ्लुएंसिंग है इस टाइम पे भी, और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि लोग इससे अफेक्टेड होते हैं। टाइफाइड जनरली अगर हम बात करें तो ये बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ है, एक बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफी नाम है, जिसके कारण हमारे ये डिजीज़ होता है। तो हम देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए टाइफाइड डिजीज़ बाई बैक्टीरियम, जिसका नाम हमने क्या रखा है, सैल्मोनेला टाइफी। याद रखिए क्वेश्चन 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है कि सैल्मोनेला टाइफी की टाइफाइड ऑकर्स बाई, तो कौन सा बैक्टीरिया में वो, दैट इज सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैथोजेंस जनरली इंटर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो देखिए ये जो बैक्टीरियम है सैल्मोनेला टाइफी, ये क्या करता है जनरली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या करता है, इंटर्स कर जाता है थ्रू
कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड और वाटर का क्या मतलब है? कंटामिनेटेड फूड मतलब हम कह सकते हैं कि दूषित भोजन और दूषित जल के थ्रू क्या हो सकता है, ये हमारे बॉडी में इंटर कर सकता है। तो कंटामिनेटेड का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई अफेक्टेड पर्सन था, उसका हमने जूठा खा लिया या फिर उसका जूठा पानी पी लिया, तो इसके थ्रू क्या हो सकता है, ये पैथोजन फैल सकते हैं। ठीक है। अगेन अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फीवर जो होता है वो हाई फीवर होता है। ठीक है। इसमें 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक का फीवर हो सकता है। अगेन वीकनेस हो सकती है बॉडी के अंदर, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लॉस ऑफ हेपेटाइटिस हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है बहुत तेज, और उसके बाद हेडेची भी हो सकती है, सर दर्द भी हो सकता है। तो ये कुछ कुछ कॉमन फीचर्स हैं कि अगर टाइफाइड होगा तो पेशेंट के अंदर ये सारी चीज़ें होनी है। हाई फीवर होना है, वीकनेस होनी है, कॉन्स्टिपेशन होना है, लॉस ऑफ हेपेटाइटिस होनी है, और स्टमक पेन होना है, अगेन हेडेची भी होनी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब अभी इसकी बात करें तो देखिए, कॉमनली केस में तो ये सारे हमको केसेस दिख सकते हैं, लेकिन अगर टाइफाइड ज़्यादा लंबे टाइम तक रह गया तो वहाँ पे क्या हो सकता है, तो वहाँ पे इंटेस्टाइनल परफोरेशन हमको देखने को मिलता है। कभी कभी सीवियर केसेस में पेशेंट डेथ भी कर सकता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में बी ऑकर्स इन सेवरल केसेस। मतलब कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन का क्या मतलब है, एंड डेथ। ठीक है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन मतलब कि इंटेस्टाइन वॉल जो है उसमें क्या हो जाना, छेद हो जाना। ठीक है। तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में बी ऑकर्स इन सेवरल केसेस। उसके बाद टेस्ट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बनते हैं गाइज। वर्डल टेस्ट, यहाँ पे विटल टेस्ट होता है जिसके थ्रू हमको टाइफाइड का पता चलता है। विटल टेस्ट के थ्रू हम जान सकते हैं कि टाइफाइड है या नहीं है। ठीक है। तो ये आपके एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, इसको अंडरलाइन कर दिया हमने, आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए गाइस, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, निमोनिया। नेक्स्ट हमारे पास है डिजीज़ दैट इज़ निमोनिया। निमोनिया का क्या कंडीशन है? देखिए, निमोनिया एक ऐसा डिजीज़ है जो कि लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ है। सबसे पहली चीज़ तो इसमें जनरली क्या होता है कि जो एल्वोलाई होती है, हम जानते हैं कि हमारे पास लंग्स है, लंग्स के अंदर क्या होती है, एल्वोलाई होती है। हमारे लंग्स के अंदर क्या है, हम सभी लोग देखें कि हमारे पास लंग्स हैं और लंग्स के अंदर होती है हमारे एल्वोलाई। एल्वोलाई, जिसको इसी एल्वोलाई को हम क्या कहते हैं, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारा ऑक्सीजन का क्या होता है, एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज। तो हमारे एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन थ्रू एल्वोलाई होता है, ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। ठीक है। तो ये बलून शेप स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारा ऑक्सीजन भरता है। तो निमोनिया के केस में कंडीशन में क्या होता है गाइस, निमोनिया के कंडीशन में हमारे इसी एल्वोलाई में कुछ लिक्विड भर जाते हैं। ठीक है। तो इन्हीं लिक्विड के भर जाने के कारण क्या होता है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो जनरली अगर हम बात करें कि निमोनिया होता क्या है, क्यों है, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक पैथोजन है, और उसके बाद हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इन दो पैथोजन्स के कारण होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं। देखते हैं आगे। देखिए निमोनिया, तो निमोनिया हमारे पास क्या है, बाई एक तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और दूसरा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इन दो के कारण हमारे पास ये हो सकता है। ठीक है। अगर इफेक्ट की बात करें कि इसका इफेक्ट कहाँ होता है, तो हमने अभी बताया इफेक्ट द एल्वोलाई, बताया एल्वोलाई क्या है हमारे पास, इफेक्ट द एल्वोलाई। और उसके बाद एयर फील्ड सैक, एल्वोलाई क्या है, एयर फील्ड सैक है जहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारे लंग्स का वो पार्ट जहाँ पे असल में कह सकते हैं कि डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस हो रहे हैं। ठीक है। वो पार्ट हमारा एल्वोलाई है। तो अगेन एल्वोलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सेवरल प्रॉब्लम रेस्पिरेशन। अभी भी बताया कि एल्वोलाई में क्या हो जाएगा, कुछ फ्लूइड फिल्ड हो जाएंगे, याद रखिए, एल्वोलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेवरल रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हमको यहाँ पे देखने को मिल जा रही हैं। अगेन गाइस, हम लोग आगे देखते हैं। तो याद रखिए निमोनिया का कंडीशन में फिर से अगर हम सिम्टम्स की बात करें, हम किसी भी डिजीज़ के, एक चीज़ आप याद रखिए कि अगर हम किसी भी डिजीज़ की
अगर हम फीचर की बात कर रहे हैं, इफेक्ट की बात कर रहे हैं, और अगर हम सिम्टम्स की मेनली अगर बात कर रहे हैं, तो सिम्टम्स में याद रखिए, अगर आप कभी भी पढ़ते हो कि फीवर है, चिल है, कफ है, हेडेची है, कॉन्स्टिपेशन है वगैरह, तो ये सारी चीज़ें सिम्टम्स में आती हैं। याद रखिए, ये सारी चीज़ें सिम्टम्स में आती हैं। फीवर कभी भी डिजीज़ नहीं हो सकता गाइस, फीवर कभी भी डिजीज़ नहीं हो सकता। चिल या कफ, हेडेची, ये कभी भी डिजीज़ नहीं हो सकते, ये सिम्टम्स होते हैं डिजीज़ के। आप क्लास 9th में सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, आप क्लास 9th में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो कि सिम्टम क्या होता है। सिम्टम्स में आपके फीवर्स हो गए, हाँ, फीवर होना, हेडेची सर दर्द करना, कॉन्स्टिपेशन पेट दर्द, हाँ, ये सारी चीज़ें, तो ये सब क्या है, ये सब सिम्टम है। ये कभी भी याद रखिए, कभी भी डिजीज़ नहीं हो सकता। अगेन हम आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं आगे हम सिम्टम्स की बात करेंगे कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं। तो देखिए सिम्टम्स में क्या है, फीवर, चिल, हाँ, चिल मचना सुने होंगे, हाँ, कभी भी मतलब कि टेंशन जैसी स्थिति रहेगी, कफ खांसी आना, और हेडेची। फिर उसके बाद क्या है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ लिप्स एंड फिंगर्स, नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लू इन कलर। याद रखिए, टर्न्स ग्रे टू ब्लू इन कलर, तो लिप्स और फिंगर्स, ये चीज़ आप याद रखिए, ये यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। लिप्स एंड फिंगर्स है, लिप्स एंड फिंगर नेल्स, जो लिप्स हो गए और फिंगर के नाखून हो गए, ये ग्रे से किस में चेंज हो जाते हैं, ब्लू इन कलर में चेंज हो जाते हैं इन केस ऑफ निमोनिया। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये ट्रांसफ़र कैसे होते हैं। तो गाइज हम जानते हैं कि अगर कोई भी डिजीज़ है तो वो ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है। ट्रांसफ़र हो सकता है थ्रू, अगर ये लंग्स रिलेटेड डिजीज़ है तो थ्रू ड्रॉपलेट्स, स्नीजिंग के थ्रू फैल सकता है। ड्रॉपलेट्स, एरोसॉल, इजैकुलेशन बाय पर्सन, इजैकुलेटेड बाय एन अफेक्टेड पर्सन, अगर कोई पर्सन है वो उससे कोई ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं और उसके अफेक्ट में कोई दूसरा हेल्दी पर्सन आ गया तो वो भी अफेक्टेड हो सकता है। ठीक है, और या फिर क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए किसी के यूटेंसिल यूज़ करे, क्लॉथ यूज करे, हाँ, अगर अगर किसी के क्लॉथ और यूटेंसिल्स यूज किए जा रहे हैं, अगर कोई पर्सन है जो कि क्या है, अनहेल्दी है, जो कि अफेक्टेड है निमोनिया से, और आपने उसके क्लॉथ यूटेंसिल वगैरह यूज कर लिए, तो आपको भी चांसेस हो सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हों। तो पर्सनल हाइजीन में आप हमेशा याद रखिए, कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का टॉवल और यूटेंसिल्स वगैरह यूज़ नहीं करने चाहिए। तो आगे देखते हैं कि सिम्टम्स के बाद हमारे पास ट्रांसफर्ड बाई, तो इनहेरिटिंग द ड्रॉपलेट्स एरोसॉल इजैकुलेटेड बाय अफेक्टेड पर्सन, अगर कोई अफेक्टेड पर्सन है, ठीक है, उसने क्या किया, कोई ड्रॉपलेट इजैकुलेट, मान लीजिए कि स्नीजिंग के थ्रू या कॉफिंग के थ्रू ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, पता है, तो उसमें अफेक्टेड पर्सन के थ्रू अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं और उसको किसी भी हेल्दी पर्सन ने क्या कर लिया, इनहेल कर लिया, अंदर अपने अंदर ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी निमोनिया से ग्रसित हो सकता है। ठीक है, अफेक्टेड हो सकता है। अगेन यूज़ ऑफ ग्लास यूटेंसिल्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, आप किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के क्लॉथ यूज कर रहे हैं, ग्लास जिसमें वो पानी पी रहा है, यूटेंसिल्स बर्तन जिसमें वो खाने खा रहा है, हाँ, तो इन्फेक्टेड पर्सन की अगर ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे तो हमको भी चांसेस है कि हमें क्या हो जाए, ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं गाइस। तो हमें इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। अगेन दिया है डिसेंट्री, याद रखिए ये कुछ एग्जांपल है, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया और सम अदर बैक्टीरियल डिजीज इन मैन। ठीक है, तो ये कुछ अभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि डिसेंट्री बताइए कैसा डिजीज़ है, बैक्टीरियल है, वायरल है, या फिर हम कह सकते हैं कि कैसा है। तो हम डायरेक्ट देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, ये तीनों हमारे क्या हैं, सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिजीज इन मैन। तो आपको ये पॉइंट नोट करना है गाइज, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, ये सारे क्या हैं, हमारे बैक्टीरियल डिजीज हैं। तो गाइज आप सभी लोग बहुत प्यारे हैं, इतने सारे सपोर्ट के लिए भी धन्यवाद। तो गाइज चैनल को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर आपको अभी तक यहाँ तक कोई डाउट है तो उसको मैसेज में ज़रूर हमको उसमें डिस्कस कीजिए, हम आपके आंसर को ज़रूर, आपके क्वेश्चंस को, आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। आगे देखते हैं गाइस क्या है हमारे पास,
नेक्स्ट हमारे पास कॉमन कोल्ड। तो इससे तो सभी लोग अफेक्टेड होते हैं, आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो कि इससे बच गया हो। कॉमन कोल्ड से कोई नहीं बचता। हाँ, ये हमेशा लगभग लगभग हर किसी को ग्रसित करता है, कॉमन कोल्ड का कंडीशन है। अभी इसका एक बड़ा भाई आ गया, दैट इज़ कोविड-19। हाँ, सभी लोग जानते हैं कोविड-19, इससे तो पूरी दुनिया ग्रसित है। तो गाइस आइए हम लोग बात करते हैं कॉमन कोल्ड के बारे में। तो हम सभी लोग जानते हैं कॉमन कोल्ड का क्या कंडीशन है, कि एक वायरल डिजीज़ है। सबसे पहली बात तो यही होगी, देखते हैं, बाई रीनोवायरसेस, रीनोवायरसेस के थ्रू हो रहा है, ये अंडरलाइन करने वाली चीज़ है, दैट इज़ रीनोवायरसेस के थ्रू हो रहा है। अगेन इट इन्फेक्ट्स द नोज, रेस्पिरेटरी पैसेज, बट नॉट लंग्स, बट नॉट लंग्स। याद रखिए, ये कभी भी लंग्स को, जैसे न्यूमोनिया में वो लंग्स को इफेक्ट कर रहा था डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। आपको सोर थ्रोट दिखेगा, नोसल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी पैसेज में आपको सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, लेकिन लंग्स से इसका कोई रिलेशन नहीं होता। तो याद रखिए, बट नॉट अफेक्ट द लंग्स, ये कभी भी लंग्स को इफेक्ट नहीं करता। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में देख रहे हैं, नोजल इजैकुलेशन एंड डिस्चार्ज है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि नाक से स्राव आना। तो अगेन फिर उसके बाद सोर थ्रोट, थोड़ा सा गले में खराश जैसी स्थिति, हैर्सनेस होगा, और उसके बाद हेडेची होगी और टाइडनेस होगा, थोड़ा सा सर दर्द और थकान जैसा होता है। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें गाइस, तो इनकी इंक्यूबेशन पीरियड हम जानते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड इनका लगभग लगभग से 3 to 5 डेज होते हैं, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड में, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझिए। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि डिजीज़ के शुरू होने से ख़त्म होने के बीच का एक टाइम लिमिटेशन, ठीक है, कि वो कितने से स्टार्ट होगा और कितने दिन में एंड हो रहा है। तो याद रखिए, ये लगभग लगभग 3 से 7 दिन का यहाँ पे हमको इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को याद रखिए, मतलब कि इनकी लाइफ साइकिल लगभग लगभग 5 दिन में, 3 से 7 दिन में क्या होती है, ख़त्म हो रही है। आगे हम लोग देखते हैं, हाँ, इंक्यूबेशन पीरियड अबाउट 3 to 7 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का है, अबाउट 3 to 7 डेज। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं गाइज, इट आल्सो टाइप ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज। ये क्या है, ये एक इन्फेक्टियस डिजीज है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इन्फेक्टियस डिजीज मतलब छुआछूत की बीमारी है। ये छुआछूत से क्या हो सकती है, फैल सकती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो सकती है, ये ट्रांसफ़र हो सकती है बाई टच, हाँ, अदर फिजिकल टच कोगुलेशन के थ्रू क्या हो सकती है, फैल सकती है। अगेन इट ट्रांसफ़र थ्रू, कैसे कैसे, कफ। तो गाइस इस ट्रांसफ़र थ्रू क्या क्या है हमारे पास, कफ, स्नीजिंग एंड मेनी मोर वे, और भी बहुत सारे वे हो सकते हैं। जैसे में हम बात कर सकते हैं कि टच के थ्रू हो सकता है, और अगर पेन, इन्फेक्टेड पर्सन का हमने पेन यूज किया, कलम, हाँ, अगर वो उस चीज़ को यूज कर रहा है तो बहुत सारी चीज़ें, कीबोर्ड अगर वो यूज कर रहा है तो उसको अगर हमने यूज किया तो उससे भी हमें फैल सकता है। उसके यूटेंसिल्स हो गए, उसके बर्तन वगैरह, उसके ग्लासेस हो गए। अगेन फिर उसके बाद उसके बुक्स हो गए, अगर वो इफेक्टेड है तो उसके बुक्स पे भी तो वायरस होंगे। तो वायरल डिजीज़ हम अगर चाहें भी तो इससे बच नहीं सकते जनरली, तो बात ये है, लेकिन हमें प्रिकॉशन रखनी चाहिए। तो कफ, स्नीजिंग और बहुत सारे वे हमारे पास हैं। तो चलिए गाइज, थैंक यू। हाँ, तो गाइज याद रखिए, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो गाइज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको अपडेट मिलते रहें और नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आप उसे फटाफट से देख पाओ। तो गाइज आगे हमारे पास मलेरिया है, तो इसको अब हम लोग अगले अगले लेक्चर में करने वाले हैं। अभी हमारा लेक्चर थोड़ा 20-21 मिनट का हो गया है, तो इतना काफ़ी है। तो अगेन हम लोग गाइज आगे मलेरिया के बारे में बात करने वाले हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे फिर से गाइज चैप्टर। तो फटाफट से चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ बायोलॉजी हंटर ग्रुप में, ताकि आपके बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट हो एकदम से क्रिस्टल क्लियर, और आप करो बोर्ड में बहुत अच्छा। थैंक यू गाइज, वेरी वेरी थैंक यू।